नमस्ते दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इससे पहले हमने मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था हमने, और उसकी अलग हाइपोथेसिस थी और इसकी क्या है आपकी अलग हाइपोथेसिस है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हाइपोथेसिस किस पे टिकी हुई है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ, बोस यूज प्लांक हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटम, यानी कि बोस ने जिस अवधारणा के बेसिस पे पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड किया वो क्या था, वो आपका क्वांटा था, यानी कि इन फॉर्म ऑफ ए क्वांटा उसको अंडरस्टैंड किया। और यहाँ पे जो बोस नाम दिया ना, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम सत्येंद्र नाथ बोस था और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। उन्होंने सेकंड हाइपोथेसिस के लिए देखो कि पार्टिकल आर आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल। देखो पार्टिकल आइडेंटिकल है, मतलब सारे एक जैसे पार्टिकल हैं, ठीक है। जितने पार्टिकल हमने लिए, मान ली 100 पार्टिकल सारे कैसे हैं, एक ही जैसे पार्टिकल हैं। और इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी कि उन पार्टिकल में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि सारे पार्टिकल एक जैसे हैं। लेकिन मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि पार्टिकल कैसे थे, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल थे, वहां पार्टिकल्स को पहचान सकते थे आराम से कि वो पार्टिकल कौन सा है। नंबर थर्ड देखो कि पार्टिकल ऑक्यूपाई ए सिंगल सेल इन फेज स्पेस, यानी कि अगर पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर फेज स्पेस में हम कंसीडर करेंगे तो देखो फेज स्पेस में जो सेल्स बनती हैं उसमें क्या होगा कि जितनी सेल होगी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर मौजूद होंगे। ये एग्जैक्ट उन्होंने यहाँ पे अपनी पोस्टुलेट में रखा उन्होंने। फिर देखो कि इन्होंने अगर फेज स्पेस का अगर शब्द का यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो बनने वाली जो सेल है उसका जो वॉल्यूम है वो H की क्यूब से कभी भी छोटा नहीं हो सकता, वो आपकी लास्ट लिमिट है। और H आपका यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि ऑक्यूपेशन इंडेक्स FE = NI/GI = 1। एक्चुअली ये इसी से इंडिकेट करता है। आपने क्या कहा कि फेज स्पेस में जितनी सेल बनी है उतने ही पार्टिकल वहां पे होंगे, यानी कि सिंगल सेल, एक सेल में एक ही पार्टिकल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिंगल सेल का क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितने पार्टिकल, Ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिस्टम, और Gi क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ सेल इन ए सिस्टम। देखो इसको अंडरस्टैंड आप करना चाहते हो तो मान लिया ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में से मैंने कोई भी एक कंपार्टमेंट ले लिया, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है आपके, Ni पार्टिकल है, ठीक है। ये मान लिया Ni का मतलब मैं मान लेता हूं यहाँ पर कोई भी 4 पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल कितनी होगी, यहाँ पे एग्जैक्टली 4 ही सेल होंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि अगर 4 पार्टिकल तो वहां कितनी सेल होगी, 4 ही सेल होंगी। और एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल है, यानी कि सिंगल सेल इन फेज स्पेस और ऑक्यूपाइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स है आपका, यानी कि पार्टिकल किसी भी सेल में जाने का जो इंडेक्स है वो एग्जैक्टली 1 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स इज एप्लीकेबल टू पार्टिकल with integral spin angular momentum in unit of h/2π। याद रखना दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, एक तो आपके बोस पार्टिकल होते हैं और एक आपके फर्मी पार्टिकल होते हैं। तो बोस पार्टिकल जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनका जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा इसकी इंटीग्रल फॉर्म में होता है, और इन्हीं के लिए केवल बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। हर किसी पार्टिकल के लिए हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स यूज नहीं कर सकते। तो देखो अगर इसको हम अंडरस्टैंड के लिए क्या करते हैं, मान लिया हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई भी n पार्टिकल्स वहां पर है, तो उन n पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्पेस में किस प्रकार होगा उसको दिखाते हैं। इन्होंने क्या किया, ये कोई एक पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या किया, अलग अलग कंपार्टमेंट बांट लिए हमने। मान लिया पहला कंपार्टमेंट हमारा ये है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है, ये हमारा तीसरा कंपार्टमेंट है, ये आपका चौथा कंपार्टमेंट, ये आपका 5वां कंपार्टमेंट, ये मिला दो के छठा कंपार्टमेंट, सारे कंपोनेंट्स के अंदर इस सिस्टम के अंदर डिवाइडेड, ये आपका क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट। क्लियर हो गया आपका। अब देखो इस कंपोनेंट में अलग अलग पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन इस टोटल सिस्टम में पार्टिकल कितने होंगे,
एग्जैक्टली n पार्टिकल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पार्टिकल आपके इस सिस्टम के क्या होंगे, हमेशा आपके n ही पार्टिकल होंगे, और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में आपके पार्टिकल हो सकते हैं कहीं भी, ठीक है। यानी कोई भी ni पार्टिकल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, उसमें पहले कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल है, दूसरे कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल है, इसमें n3, इसमें n4, n5, लेकिन सारे पार्ट का जो पार्टिकल्स का जोड़ होगा वो एग्जैक्ट क्या होगा, n के बराबर होगा। यानी कि सिग्मा, यानी कि इन सब का जो जोड़ होगा ni का जो होगा ni, वो एग्जैक्टली क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आपका एग्जैक्टली कांस्टेंट होता है। अब देखो इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है अगर, तो इसमें कोई भी चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये चेंज पॉसिबल नहीं। सिमिलरली देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा डेल्टा n इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आपका n1 प्लस आपका डेल्टा आपका n2 और प्लस आपका कंटिन्यू आपका प्लस आपका डेल्टा n आपका i इक्वल टू आपका समीशन जो होगा वो किसी भी i नंबर से चल रहा है, एक से कोई भी k नंबर तक, ठीक है। और ये होगा आपका डेल्टा आपका ni इक्वल टू आपका 0। क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का हमेशा कितना होगा, हमेशा 0। और ये एग्जैक्टली हमारी पहली इक्वेशन बनी। सेकंड इक्वेशन इसी सिमिलर बनेगी कि इस टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है, वो कंजर्व होगी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर होल्ड करेगा। तो यानी कि इस कंपार्टमेंट की जो एनर्जी है, इस कंपार्टमेंट की एनर्जी, इसकी एनर्जी, सबकी एनर्जी मिला क्या होगा, टोटल सिस्टम की एनर्जी के बराबर होगा। मान लिया पहला कंपार्टमेंट लेता हूं मैं, तो यानी कि मैं लेता हूं आपका यहां पर एनर्जी, ठीक है। मान लिया पहले कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है, आपके n1 पार्टिकल है, और उसमें उनकी एनर्जी कितनी है आपकी, वो एनर्जी मान लिया आपकी E1 एनर्जी है, ठीक है। दूसरे कंपार्टमेंट में आपकी n2 पार्टिकल और आपकी एनर्जी कितनी है, E2 एनर्जी है। सिमिलरली ये क्या होगा आपका कि यहाँ पर आपका n आपका I पार्टिकल है और उसकी एनर्जी क्या है, EI है, जो एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पर हम उसको समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं, n की समीशन ऑफ आपका जो होगा वो n आपका I और आपका E आपका I और इक्वल टू वो भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। एग्जैक्टली एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट होगी, और इस एनर्जी में जो चेंज होगा वो भी एग्जैक्टली क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि आप अगर डेल्टा E लेता हूं अगर मैं इस सिस्टम में अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर E1 तो फिक्स रहेगा और डेल्टा n1 प्लस आपका E2 डेल्टा n2। यहाँ पे E मैंने बाकी क्यों लिया, क्योंकि इस कंपार्टमेंट के लिए एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी एग्जैक्टली, ठीक है। प्लस आपका यहां पर हो जाएगा आपका E आपका I और डेल्टा आपका ni इज इक्वल टू आपका क्या होगा, ऐसे समीशन E आपका I डेल्टा n आपका I और इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली आपका क्या होगा, इस सिस्टम के लिए आपका क्या होगा, सेकेंडली आपका इक्वेशन बनेगा। नाउ अब ये देखो कि इस कंपार्टमेंट में जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, क्योंकि हमें ला किसका निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन ला निकालना है। तो मान लिया इस पूरे सिस्टम को हमने छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बांट लिया, ये मेरा पहला कंपार्टमेंट, ठीक है। इस कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल है, मान लिया इस कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल है, ठीक है। पहला कंपार्टमेंट है मेरा, इसमें कितने हैं, n1 पार्टिकल्स हैं, और इसमें अगर n1 पार्टिकल है तो मेरे ऑप्टिकेशन इंडेक्स से क्या होगा, उसमें gi यानी कि G1 ही उसमें क्या होगी, क्वांटम स्टेट्स होंगी। यानी कि यहाँ इस कंपार्टमेंट के लिए क्या होगा, मेरे पास n1 पार्टिकल होंगे मेरे, और G1 मेरी क्या होगी, वहां पर सेल होगी, ठीक है दोस्तों, यानी 1 2 3 4, ठीक है। तो यानी कि G1 सेल हो गई। अब देखो यहाँ पर कि पार्टिकल किसी भी बॉक्स में अरेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ केवल 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि डिस्टिंग्विशेबल में क्या होता था कि पार्टिकल यहाँ पर अरेंज होता था, ठीक है, फिर यहाँ अरेंज होगा, यहाँ अरेंज होगा और यहाँ अरेंज होगा, ठीक है। मान लिया ये A था, ये B था, ये C था और ये D था, क्लियर हो गया। तो अब देखो ये पार्टिकल ABCD जो है, A पार्टिकल कहीं भी अरेंज हो सकता है, उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी, उसके पास में 4 पॉसिबिलिटी है। यानी कि चारों पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा भी हो सकता है, यानी कि पार्टिकल फ्री है, वो किसी भी इसके अंदर आपको अरेंज हो सकता है। यानी कि n1 पार्टिकल के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट होगा कितना होगा, n1 का फैक्टोरियल, इनकी परमुटेशन तो होता है और क्या होता है
ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है नोटिस करने लायक, वो क्या है आपका, ये आपका पार्टीशन, ये एग्जैक्टली क्या आपका, ये दो सेल के बीच में जो पार्टीशन है वो एग्जैक्टली उसकी काउंटिंग करते हैं अगर, तो देखो 1 2 3 केवल 3 ही पार्टीशन है, यानी कि 4 सेल, यानी कि G जो N1 है आपका वो एग्जैक्टली 4 है, तो यहाँ पे बराबर आपका G1 भी क्या होगा आपका 4 होगा। लेकिन इनका जो पार्टीशन किया मैंने वो एग्जैक्ट कितना हुआ 3, यानी कि वो इस सेल से एक कम है, यानी कि जो पार्टीशन है मेरा, पार्टीशन वो एग्जैक्टली क्या है G1 -1, ये एग्जैक्ट मेरा पार्टीशन है। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए देखूं अगर मैं, तो यानी कि अगर मैं इसको अगर दो भाग में बांटता हूं अगर मैं, तो मेरे पास दो सेल मिली, एक सेल और आपकी दूसरी सेल, लेकिन पार्टीशन कितना हुआ, एक ही पार्टीशन करना पड़ा मेरे को, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा पार्टीशन क्या होता है, हमारा पार्टीशन नंबर ऑफ सेल से एग्जैक्टली एक कम होता है। क्लियर हुआ आपको, ये हुआ हमारा पार्टीशन। अब देखो इस पार्टीशन पर भी डिपेंड करता है कि ये पार्टीशन पूरे इस कंपार्टमेंट में कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि ये वाला जो पार्टीशन है, पहला पार्टीशन जरूरी नहीं वो यहीं पर लगे, हो सकता है वो यहां पर लग जाए और ये वाला पार्टीशन यहां हो जाए, ठीक है। यानी कि ये आइडेंटिकल है, लेकिन इन पार्टीशन का भी क्या हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है। तो यही एग्जैक्टली बोस आइंस्टाइन ने अज्यूम किया और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर दो प्रकार का अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है, A B C D, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा इन पार्टीशन का भी क्या है अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो एग्जैक्टली इनके टोटल अरेंजमेंट को हम किस प्रकार निकालते हैं, परमुटेशन से निकालते हैं, यानी कि टोटल अरेंजमेंट ऑफ फॉर द कंपोनेंट फर्स्ट, पहले कंपार्टमेंट के लिए टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, वो एग्जैक्ट होगा आपका N1 प्लस आपका G1 -1 का फैक्टोरियल। ये एग्जैक्टली क्या होगा आपका नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टीशन इन N1, एग्जैक्ट हो गया, मतलब पहले कंपार्टमेंट के अंदर। अब देखो दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि इस कंपार्टमेंट को गौर से देखो कि इस कंपार्टमेंट में अगर A B C D अगर अपना अरेंजमेंट्स अगर करते हैं अगर, लेकिन सारे पार्टिकल क्या हैं, सारे पार्टिकल इंडिस्ट्रीब्यूटेबल और क्या सारे सारे आइडेंटिकल है, तो क्या हुआ, इन पार्टिकल का अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। लेट मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लिया मेरे पास जो फर्स्टली जो है वो यहाँ पर आपका 3 पार्टिकल, 2 पार्टिकल A एंड B, ठीक है, और इनके 2 अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। यानी कि इन अरेंजमेंट्स को अक्सर ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो स्टेट्स कहते हैं। क्या होते हैं इनको अरेंजमेंट्स को, माइक्रो स्टेट्स कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो देखो अगर 2 पार्टिकल अगर पहचाने जा सकते हैं कि वो डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो क्या होगा आपका A B और B A 2 माइक्रोस्टेट हुई, यानी कि इसके अंदर पार्टीशन कितना है, एक पार्टीशन है, लेकिन यहाँ सेल कितनी है आपकी, 2 सेल है, और दोनों सेल के अंदर पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितनी माइक्रोस्टेट बनी आपकी, 2 माइक्रोस्टेट बनी, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इस संख्या को बढ़ाता हूँ, मैं अगर मान लीजिए संख्या को मैं यहाँ पर अगर 3 कर देता हूँ अगर मैं, ठीक है, यानी कि ये आपका A, आपका B और आपका C, क्लियर हुआ। तो क्या होगा एग्जैक्टली कंटिन्यूअस के अरेंजमेंट कितने बनेंगे, इसके अरेंजमेंट, इसके 6 अरेंजमेंट्स बनेंगे। आप इसे करके देखना एक बार, इसके 6 अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कि अरेंजमेंट कितने होंगे यहाँ पर, इसके 6 होंगे, जो किसके बराबर होगा, 3 के फैक्टोरियल के। आप यहाँ अगर 4 लोगे तो आपके 24 अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। तो एग्जैक्टली ये सब अरेंजमेंट बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या रखी गई है कि सारे आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल हैं, यानी कि सारे पार्टिकल क्या है, एक जैसे ही हैं। तो अगर सारे पार्टिकल अगर एक जैसे ही हैं अगर, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली क्या कोई मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या करेगा, मैटर ही नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल क्या है, एक जैसे ही हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो पार्टीशन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा है, अरेंजमेंट की वजह से। और देखो यहाँ पर दूसरा रूल क्या है कि हमारे इन जो पार्टीशन जो हमने किया है, ठीक है, यानी कि G-1 जो हमने पार्टीशन किया है, इस पार्टीशन भी क्या होगा, कोई मैटर नहीं करेगा, ये पार्टीशन भी क्या होगा, सब जगह भले एक्सचेंज हो जाए, भले ये पार्टीशन यहाँ से यहाँ आ जाए, वो अगर आइडेंटिकल है तो उसे पहचानना मुश्किल है, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई मैटर नहीं करता। तो देखो इसके अंदर 2 डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है आपके किसी भी पार्टिकल के अरेंजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो क्या होगा हमेशा, वो आपका होगा आपका N1 का फैक्टोरियल, ठीक है, वो होगा आपका N1 का फैक्टोरियल। दूसरा क्या है आपका पार्टीशन का होगा, वो क्या होगा आपका G1 -1 का आपका एग्जैक्टली फैक्टोरियल। तो ये दोनों जो फैक्टोरियल किसके लिए हैं, इनके अरेंजमेंट के लिए, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
और वो अरेंजमेंट सारे क्या है, मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि यही अगर अरेंजमेंट अगर मैं वहां डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल लिखता अगर मैं, तो क्या होगा, इन फैक्टोरियल का क्या होता है, बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है बॉस आइंस्टाइन स्टडीज के अंदर। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन में क्या होंगे, ये हमेशा वहां घट जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा G1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये फैक्टर्स हमें यहाँ से घटाने पड़ेंगे, यानी कि ये फैक्टर्स का हमें वहां पर डिवाइडेशन करना पड़ेगा, तो ही हम बता पाएंगे कि इस कंपार्टमेंट के अंदर इन आइडेंटिकल पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट किस प्रकार हो सकता है। इसको कई बार हम कॉम्बिनेशन रूल से भी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जैक्टली हमें पहले कंपार्टमेंट के अंदर पार्टिकल का और पार्टीशन का, ठीक है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन पता लग गया, वो किससे रिप्रेजेंट किया गया, वो एग्जैक्टली इससे रिप्रेजेंट किया गया। तो देखो ये रिप्रेजेंट किसके लिए है, कंपार्टमेंट नंबर 1 के लिए। इसी प्रकार कंपार्टमेंट नंबर 2 के लिए होगा, कंपार्टमेंट नंबर 2 के लिए क्या होगा, वो होगा आपका एग्जैक्टली इस प्रकार, ठीक है, N2, यानी कि इसमें कितने पार्टिकल हैं, N2 पार्टिकल हैं, प्लस इसमें पार्टीशन कितने होंगे, N2 माइनस 1 पार्टीशन, इनका फैक्टोरियल अपॉन आपका होगा वो N2 का फैक्टोरियल और आपका G2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। सिमिलरली इसी प्रकार सारे कंपार्टमेंट की हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम वहां पर अरेंजमेंट निकालेंगे और पूरे सिस्टम के इन कंपार्टमेंट का जो अरेंजमेंट होगा वो एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या माइक्रोस्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, अगर इन सबको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूं कि मेरी जो लू वो किसके लिए, N1 N2 और किसी भी Ni पार्टिकल, ठीक है। ये एग्जैक्ट क्या होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी पूरे सिस्टम की, जिसमें सारे कंपोनेंट क्या है, मिक्स हो रहा है। तो पहला कंपोनेंट क्या आपका N1 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या था हमारा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या था आपका N1 प्लस आपका G1 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आपका N1 का फैक्टोरियल और आपका G1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये किसके लिए होगा, फर्स्ट के लिए। सेकंड N2 के लिए, यानी दूसरे कंपार्टमेंट के लिए क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि गुणा, क्योंकि ये माइक्रोस्टेट है इसलिए ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपस में गुणा होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका N2 आपका और प्लस आपका G2 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आपका N2 का फैक्टोरियल और आपका G2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। और सिमिलरली लास्ट तक मैं गुणा करूंगा, मान लिया लास्ट जो कंपार्टमेंट है मेरा वो कोई भी I कंपार्टमेंट है, ठीक है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा आपका, वो होगा आपका Ni प्लस आपका Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आपका Ni का फैक्टोरियल और आपका Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये एग्जैक्टली टोटल माइक्रोस्टेट लिखी जाएगी पूरे इस मेरे सिस्टम की फॉर डिफरेंट कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, और एग्जैक्टली यही क्या होगी मेरी इस सिस्टम की माइक्रोस्टेट होगी। इस माइक्रोस्टेट को एग्जैक्टली मैं एक सिंगल लाइन में लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं इस माइक्रोस्टेट को W ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर रही है पूरे सिस्टम के लिए, और वो एग्जैक्ट किसके बराबर होगी आपकी, पाई आपके किसी भी I नंबर से लेकर के 1 से लेकर के, और आपका ये हो जाएगा आपका Ni प्लस आपका Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन आपका Ni का फैक्टोरियल और आपका Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला मेरे माइक्रोस्टेट के लिए कंप्लीट फॉर्मूला लिखा जाएगा। देखो आप चाहो तो बोली Ni की वैल्यू 1 रखोगे आप अगर, तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपका सेकंड रखोगे तो सेकंड वाला, और सिमिलर लास्ट फॉर्मूले हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है कि जो Ni और Gi जो पार्टिकल है, यानी कि किसी भी कंपार्टमेंट में जो पार्टिकल लिए गए हैं वो एग्जैक्टली बहुत लार्ज है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर Ni और Gi अगर लार्ज मात्रा में है अगर, तो क्या होगा, इस 1 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, यानी कि Ni प्लस Gi या फिर N और G की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे है, आपका 1 से है। तो ये फॉर्मूला सिमिलरली यानी कि नॉट इक्वल टू, सिमिलरली यानी कि बहुत नियर, ये फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है Ni प्लस आपका Gi का फैक्टोरियल अपॉन आपका
एन आई का फैक्टोरियल अपॉन आपके जी आई का फैक्टोरियल। एग्जैक्टली ये फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन्हें सिमिलर फॉर्म। अब देखो यहाँ पर कि ये जो हमारी माइक्रोस्टेट है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ले लेते हैं। क्या करते हैं हम सिस्टम को पूरे में इक्विलिब्रियम में लेते हैं। इक्विलिब्रियम में अगर आप सिस्टम को लेते हो अगर, तो वो स्टेट हमेशा मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट कहलाती है। उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है कि वहां पर जो आपकी ये आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रखती है एग्जैक्टली आपका। तो देखो हम क्या करेंगे, इस मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग लेंगे। ठीक है, तो मैं लेता हूं देखो यहाँ से लॉग आपका, और ये आ गई एग्जैक्टली आपकी माइक्रोस्टेट आ गई आपकी। ठीक है, तो लॉगरिथम जब यहाँ अप्लाई होगा, ये सारा किस में है आपका, मल्टीप्लिकेशन में आपका, तो क्या होगा, इसका मैं जब लॉग लूंगा तो देखो यहाँ पर ये पाई किसको इंडिकेट करता है, एग्जैक्टली गुणा को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेशन इनके सभी कंपोनेंट अगर कंटिन्यूस पाएगा तो इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने कई बार करके भी दिखा इसको, यानी कि ये एग्जैक्टली किस में आ जाएगा, एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा कोई भी आई के लिए, और एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, लॉग अप्लाई होगा, तो आपका लॉग आपका, और ये आ जाएगा आपका एन आई आपका प्लस आपका जी आई का फैक्टोरियल, और आपका ये होगा आपका माइनस, और ये आपका पूरा एग्जैक्टली बंद हो जाएगा माइनस आपका लॉग आपका एन आई का फैक्टोरियल माइनस लॉग जो है वो जी आई का फैक्टोरियल। एग्जैक्टली इस फंक्शन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब देखो हमने कंडीशन क्या रखी थी कि जो एन आई है और जी आई है वो एग्जैक्टली बहुत लार्ज वैल्यूज हैं। आप देखो अगर ये बहुत लार्ज वैल्यूज हैं और ये सभी किसमें हैं, फैक्टोरियल में है अगर, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम स्टिरलिंग थ्योरम लगा सकते हैं। स्टिरलिंग थ्योरम हमने कई बार पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ी है, और स्टिरलिंग थ्योरम क्या होती है हमेशा, वो होती है हमेशा log आपका x इक्वल टू आपका x फैक्टोरियल होगा। ठीक है, x का फैक्टोरियल होगा, लॉगरिथम क्या होता है x आपका log x आपका माइनस x। एग्जैक्टली ये जो थ्योरम है, ये फॉर्मूला हम लोग कई बार यूज करते हैं स्टिरलिंग थ्योरम, वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा किसको रिजोल्व करने के लिए, एक तो इसको रिजोल्व करने के लिए, इसको रिजोल्व करने के लिए और इसको रिजोल्व करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ये होगा देखो आपका log आपका W, ये सिमिलर इसी प्रकार बना रहेगा। देखो समेशन भी आपका करेगा आपका मेंटेन रहेगा आपका। ठीक है, और पूरी कैलकुलेशन यहाँ चेंज होगी। ठीक है, अब देखो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसकी फॉर्म में, यानी कि x का फैक्टोरियल, यहाँ पे इसका फैक्टोरियल, तो ये सबसे आगे आ जाएगा पहले x की तरह, यानी कि ये आएगा देखो आपका n1 प्लस आपके gi आपका, और आपका log कोष्टक में ni प्लस आपका जी आई आपका, और आपका माइनस में एन आई प्लस आपका जी आई। एग्जैक्टली ये आपका पहला फंक्शन लिखा जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली दूसरा फंक्शन कैसे लिखा जाएगा आपका, लिखा जाएगा माइनस आपका एन आई आपका log, ठीक है, एन आई आपका, और नीचे लिखता हूं, ठीक है, आपका प्लस आपका और आपका एन आई। ये एग्जैक्टली इसके लिए अप्लाई हो। ठीक है आपका। अब तीसरा देखो, इसके लिए भी स्ट्रिंग अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि माइनस, ठीक है, और वो होगा आपका माइनस जी आई log जी आई और माइनस माइनस प्लस आपका जी आई। ये एग्जैक्टली स्टिरलिंग थ्योरम से हम एग्जैक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे फॉर्मूले में एक्सपेंड करके लिख दिया। अब देखो फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में कंडीशन काम में लेंगे, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज ए मैक्सिमम। तो हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, किसका डिफरेंशियल, देखो इस कंपार्टमेंट सिस्टम को देखो एक बार, यहाँ पर जो ni पार्टिकल जो है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए कंपार्टमेंट, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल इससे एक्सचेंज हो सकते हैं, इसके पार्टिकल इससे एक्सचेंज हो सकते हैं। देखो इसके अंदर चेंज क्या होगा, इसमें केवल n यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल केवल चेंज हो सकते हैं। तो हम इसका जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे log w का, इनकी थर्मल प्रोबेबिलिटी का, विद रिस्पेक्ट टू आपका नंबर ऑफ पार्टिकल के। नेक्स्ट आपका होगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि देखो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए log w इक्वल टू, देखो यहां से मैं डिफरेंशिएशन जो आपका समेशन है वो ऐसा कैसा रहेगा, यानी कि समेशन इज इक्वल टू लाइक दैट हियर
और यहाँ देखो पहले इसका डेरिवेशन देखो लॉग इसकी गुणा में है, तो फर्स्ट देखो इसको पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि n1 प्लस आपका g1 ये एग्जैक्ट ऐसा रहेगा। फिर डिफरेंस किसका होगा, लॉग का डिफरेंस क्या होता है 1 अपॉन आपका जो होगा वो n1 प्लस आपका g1 और आपका अंदर कंटेंट आपका n1 का डिफरेंशियल होगा, इनकी डेल्टा n1 और gi के साथ क्या हो जाएगा 0, gi में चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या होगा आपका log आपका ni प्लस gi आपका ऐसा वैसे रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन को क्या होगा आपका डेल्टा आपका ni डिफरेंशियल होगा, ठीक है, डेल्टा n में होगा, ठीक है। कंटिन्यू, फिर यहां होगा डिफरेंस तो माइनस होगा, यहां से लिखे माइनस, और वहां डिफरेंस क्या होगा आपका डेल्टा n1, ठीक है। ये आपका यहां से सॉरी यहां पर i है अगर, तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा यहां पर i हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी i हो जाएगा, यहां भी i और ये टोटल i हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डेल्टा ni हो गया, और यहां से क्या होगा माइनस आपका, यानी ये माइनस आपका, और देखो वहां पहले ni जो रहेगा वो क्या वैसा ही वैसा रहेगा ni, और log का डिफरेंस क्या होगा आपका डेल्टा ni अपॉन आपका ni, ये एग्जैक्ट आपका डिफरेंशियल होगा इसका। और नेक्स्ट फैक्टर में क्या होगा माइनस आपका log आपका ni आपका और डॉट आपका डेल्टा ni, ठीक है। और फिर इसका डिफरेंस क्या होगा आपका सिमिलरली होगा प्लस आपका डेल्टा आपका ni होगा, और इसका पूरा डिफरेंस 0 क्योंकि gi में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली मुझे यहां से डिफरेंस मिली, इसको मैं आपके साथ सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log w, यहां माइक्रो स्टेट क्या है मैक्सिमम में है, मैक्सिमम में चेंज पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या होगा मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट है, तो चेंज इन कांस्टेंट क्या होगा 0, यानी ये क्वांटिटी किस बराबर है आपके 0 के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट यहां पे समीशन आपका मेंटेन रहेगा आपका, और देखो यहां से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ni आपका यहां से देखो मैं बाहर ऑलरेडी ले लेता हूं, ठीक है, डेल्टा ni में ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो यहां जो क्या कॉमन बचेगा यहां पर 1 बचेगा, ठीक है। फिर यहां आपका प्लस हो गया आपका, ठीक है, यहां से डेल्टा ni का कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा आपका केवल log आपका और ni प्लस आपका gi बचेगा, ठीक है। सिमिलरली यहां होगा डेल्टा ni आपका क्या कॉमन आ जाएगा और आपका -1 बच जाएगा, यहां देखो ni से ni कैंसिल हो जाएगा आपका, और डेल्टा ni कॉमन आ जाएगा, क्या यहां पे क्या बचेगा आपका -1 बचेगा, और यहां पे क्या डेल्टा ni आपका कॉमन आ जाएगा, और यहां क्या बचेगा -log आपका ni बचेगा, और ये आपका +1 बचेगा, ठीक है। देखो +1 और +1 +2 हो जाएगा, और ये -2 से यहां पे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म क्या बचेंगे log ni gi log ni बचेगा, यानी कि यहां पे क्या बचेगा देखो 0 इक्वल टू समीशन ऑफ i, ठीक है, समीशन ऑफ i, और यहां देखो टर्म बचेगा आपका log, ठीक है, और यहां से देखो ni प्लस आपका gi अपॉन आपका क्या हो जाएगा ni हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका जो है वो डेल्टा ni लिखा जाएगा। सिमिलर हो गया। अब ये कह रहा है कि इस टर्म को थोड़ा हम और भी मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं कि इसमें माइनस का मैं करता हूं, माइनस बाहर लेनी है उसको ऊपर कर देता हूं, तो जो क्या होगा यहां पर देखो समीशन आपका, ठीक है, माइनस आपका बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं माइनस log आपका, ठीक है, और ये टर्म आपका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ni आपका और ni आपका प्लस आपका gi और यहां पर हो जाएगा आपका डेल्टा ni। एग्जैक्टली ये इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके और लिख सकते हैं अपन, तो कैसे लिखो देखो समीशन ऑफ a आपका i आपका, और यहां से देखो आपका log आपका और ni आपका और आपका ni प्लस आपका gi एग्जैक्ट हो गया, और आपका डेल्टा ni इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया इस माइनस को इधर भेज दिया, माइनस को 0 की तरफ भेज दिया, ठीक है। ये इक्वेशन मुझे मिली। अब देखो ये इक्वेशन किसके बराबर है आपकी 0 के बराबर है। ये दो इक्वेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी पूरे टोटल सिस्टम के लिए, तो ये इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या थे आपके 0 थे, चेंज इन पार्टिकल, और चेंज इन एनर्जी भी क्या थी आपकी 0। देखो इनको कंबाइन करने के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूं, और लाग्रांजियन मेथड से इनको क्या करता हूं कंबाइन कर देता हूं। देखो इसमें क्या होगा, देखो इस इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखो समेशन ऑफ ए मैंने सबके लिए कॉमन ले लिया, ठीक है, और देखो यहां क्या आएगा आपका, यहां आएगा आपका log आपका ni अपॉन आपका ni प्लस आपका gi, ठीक है, ये आएगा एग्जैक्टली।
और डेल्टा एन मैं एग्जैक्टली कॉमन ले लेता हूं ऑलरेडी, ठीक है, डेल्टा एन आई में कॉमन ले लेता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो समेशन में, और ये इक्वेशन जिसमें अगर मुझे ऐड करनी है करूंगा इसमें किसी कांस्टेंट का गुणा करना पड़ेगा। मान लिया मैंने किसी अल्फा कांस्टेंट का गुणा कर दिया, तो यहां देखो यहां क्या आएगा प्लस आपका अल्फा, क्योंकि अल्फा डेल्टा एन आएगा, डेल्टा एन आई मैंने ऑलरेडी यहां पर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा अल्फा प्लस सिमिलरली आपकी ये इक्वेशन क्या होगी, इसमें ई जो है आपका वो कांस्टेंट है और डेल्टा एन आई है वो एग्जैक्टली क्या होगा यहां कॉमन आ जाएगा, और इसको इसमें ऐड करने में मैंने देखिए नया एक कांस्टेंट नाम लिया बीटा, तो इसका इक्वेशन क्या होगी यहां पर प्लस आपकी बीटा और आपका ई आई। एग्जैक्टली मेरी पूरी इक्वेशन बनी। और देखो इस ये इक्वेशन किसके बराबर है, ये इक्वेशन असल में जीरो के बराबर है। क्लियर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सारी इक्वेशन क्या है जीरो के बराबर है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, इन सारे टर्म्स को मैं सिग्मा को भी मैं जीरो में डाल दूंगा और इस डेल्टा एन को भी मैं यहां से हटा दूंगा, और फाइनल इक्वेशन मेरी क्या बचेगी, केवल मेरी फाइनल इक्वेशन ये बचेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं अगेन मॉडिफाई करके कैसे लिखूंगा, देखो इसको लिखता हूं, देखो मैं log आपका और एन आई आपका अपॉन आपका एन आई प्लस आपका जी आई, क्लियर हो गया, इक्वल टू क्या होगा माइनस अल्फा और आपका माइनस बीटा और आपका एप्सिलॉन आई, ये होगा एग्जैक्टली। अब देखो इस इक्वेशन को मैं अगेन मॉडिफाई कर सकता हूं, किस पर करूंगा, इस पर करूंगा इक्वल टू, देखो यहां से क्या बचेगा, इस log को मैं एंटी लॉग में ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, देखो एन आई अपॉन एन आई प्लस आपका जी आई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा एंटी लॉग है ना, e की पावर माइनस आपका कॉमन लेता हूं अल्फा और प्लस आपका बीटा और आपका e, ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरी यहां पर इक्वेशन बनेगी। अब देखो इस इक्वेशन का हल्का सा मैं चेंज करता हूं, क्या करता हूं, इसको ऊपर लेता हूं इसको नीचे लेता हूं, तो क्या होगा ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। देखो इसको मैं नई फॉर्म में लिखता हूं, देखो कि एन आई प्लस आपका जी आई अपॉन आपका एन आई इक्वल टू, क्लियर हो गया, ठीक है, इस पोर्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, कि e की पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस आपका बीटा और आपका ई आई, ये एग्जैक्टली हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो, देखो 1 एंड 1 यानी n अपॉन n होगा वो क्या होगा 1 के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, 1 प्लस आपका यहां हो जाएगा जी आई अपॉन आपका एन आई इक्वल टू, ये हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन e की पावर जो है वो अल्फा और प्लस आपका बीटा और ये ई आई हो जाएगा, क्लियर हुआ। और एग्जैक्टली इसको मैं नई फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूं, केवल जी आई और एन आई को रख लेता हूं, ठीक है, इस एक को मैं इधर भेज देता हूं, तो यहां क्या है देखो जी आई अपॉन आपका एन आई इक्वल टू आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ अल्फा प्लस आपका बीटा और आपका ई आई आपका 1, ये एग्जैक्टली मेरा फंक्शन आएगा, ठीक है। और यहां मुझे क्या मिला, जी आई अपॉन एन आई मिला। और देखो अब इसको वापस मैं रीमॉडिफाई करके लिखता हूं, कि ये मुझे एग्जैक्टली क्या है, एन आई मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेल से ही है, देखो मैं इसको वापस अप एंड डाउन कर देता हूं, तो देखो यहां क्या आ जाएगा, देखो एन आई आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका जी आई आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन आपका, ठीक है, और ये पूरा फंक्शन होगा e की पावर अल्फा प्लस आपका बीटा और आपका एप्सिलॉन आई और आपका 1, ये होगा एग्जैक्टली। और केवल एन आई को निकालना आपको, तो क्या करूंगा, देखो मैं यहां से सीधा करूंगा मैं एन आई इक्वल टू आपका पूरा फंक्शन, यहां केवल इसमें जी आई ऊपर आ जाएगा और ये पूरा फंक्शन लिखा जाएगा इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा और एप्सिलॉन आई और आपका 1, ये एग्जैक्टली ये वाला जो फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली हमारा क्या कहलाता है, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है, यानी कि एन क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इनका डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एक सिस्टम के अंदर, जो क्या होता है जी आई एन की क्वांटम स्टेट्स अपॉन आपका एक्सपोनेंशियल में आपके फैक्टर्स प्लस आपका 1, किसके लिए, बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब देखो इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम बोस-आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।